Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine. So, students, after half yearly examination, today we are going to start chapter 8 of a EVS book. The chapter name is Times of Emergency. So, emergency means आप सबको पता ही है कि emergency क्या होता है. तो emergency जो situation क्या क्या हो सकता है नेचुरली, वो सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, सुनामी, लैंडस्लाइड, फ्लड्स, ड्रॉट्स, साइक्लोन्स एंड टोर्नेडोज. तो ये सारे इमरजेंसीज हैं. ओके, नेचुरल इमरजेंसीज. तो आज हम लोग ये कवर करने की कोशिश करेंगे ये सारे टॉपिक्स. एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपेयर्डनेस फॉर इमरजेंसी, यानी कि इस तरह की सिचुएशन अगर क्रिएट होता है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए उस टाइम, या उसके पहले से किस तरह की प्रिपरेशन हमें लेके रखना है. तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे. ओके, तो आज हम लोग यही टॉपिक को लेके आगे बढ़ते हैं. सुजीत एंड हिज पेरेंट्स वर ऑन देयर वे बैक फ्रॉम मसूरी. They had a great holiday in the hills, but suddenly there occurred a landslide. यहाँ पे सुजीत नाम का एक लड़का जो कि अपने पेरेंट्स के साथ घर वापस आ रहे थे. कहाँ से? मसूरी से. ओके, तो मसूरी एक जगह है जहाँ पे घूमने के लिए लोग गए थे और वहाँ से वो लोग वापस आ रहे हैं. They had a great holiday in the hills. तो मसूरी जो है वो एक हिली एरिया है, तो वो हिल में वो लोग घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ पे काफ़ी मज़ा वो लोग किए हैं. एक ग्रेट हॉलीडे वो लोग स्पेंड किए थे. बट सडनली देयर ऑकर्ड अ लैंडस्लाइड. लेकिन अचानक से क्या हुआ, जब वो लोग वापस आ रहे थे तो रास्ते में लैंडस्लाइड हुआ. द रोड वॉज ब्लॉक्ड एंड देयर वॉज अ लॉन्ग लाइन ऑफ कार्स. सॉरी, तो जो रोड था वो ब्लॉक हो चुका था लैंडस्लाइड होके, और कार का लंबा सा लाइन लग चुका था. दे वर एडवाइज्ड नॉट टू मूव अहेड टिल द रोड वाज क्लियर. तो लोगों को एडवाइस किया गया था कि वो लोग आगे ना बढ़े जब तक कि रास्ता क्लियर ना हो. सुजीत's पेरेंट्स वर अपसेट एज दे हैड टू गो टू द ऑफिस द नेक्स्ट डे. तो सुजीत के पेरेंट्स जो थे वो काफ़ी अपसेट हो चुके थे इस सिचुएशन को लेके. क्यों? क्योंकि नेक्स्ट डे उनको घर पहुंचने के बाद ऑफिस जाना था. दे वर ऑल्सो वरीड अबाउट फूड एंड देयर सेफ्टी एज द नाइट वॉज फॉलिंग एंड इट वॉज गेटिंग डार्क ऑल अराउंड. तो एक तो ऑफिस जाने का टेंशन उन लोगों का था कि नेक्स्ट डे ऑफिस है, किस तरह से पहुंचेंगे, और दूसरी बात है कि उन लोगों को दूसरा चीज़ सोच के भी डर लग रहा था. क्या था वो? अपने सेफ्टी के बारे में सोच रहे थे कि इसके लिए जो प्रिपरेशन हमें लेना चाहिए वो हमारे पास है या नहीं. फिर हम लोग फूड के लिए क्या करेंगे, खाना शायद उन लोगों के पास ना हो, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा होने जा रहा था, रात के टाइम आ रहा था. तो ये सारी चीज़ देख के वो काफ़ी सोच में पड़ गए. दे हैड नॉट इवन इमेजिन दैट सच अ थिंग वुड हैपन व्हेन दे हैड प्लान्ड दिस ट्रिप. तो वो लोग इतना इमेजिन भी नहीं कर सके, इतना सोच भी नहीं सके थे, जबकि वो लोग प्लान किए थे इधर आएंगे, तो वो नहीं सोच पाए थे कि इस तरह की कोई स्थिति हो सकता है. इमरजेंसीज आर क्राइसिस सिचुएशन व्हिच ऑकर सडनली विदाउट एनी वार्निंग. ये लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए. इमरजेंसी एक क्राइसिस होता है, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जो कि सडनली होता है, आपको पहले पता भी नहीं चलता उसके बारे में. विदाउट इंफॉर्मेशन ये सिचुएशन, एक क्राइसिस वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाता है. ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इमरजेंसी. एन इमरजेंसी कुड बी कॉज्ड बाय मैन एज इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सीडेंट, अ बॉम्ब स्पेयर एट अ क्राउडेड प्लेस, स्टैम्पेड एट अ श्रिन, a tense situation due to a riot, or it may be a natural calamity like an earthquake, tsunami, flood, cyclone or tornado. तो ये जो इमरजेंसी है
ये क्रिएट दोनों तरफ से हो सकता है, एक तो नेचुरली हो सकता है, दूसरा मैन मेड भी हो सकता है। अब आप बोल सकते हो सर इमरजेंसी मैन मेड किस तरह से होगा? अब मैन मेड इस तरह से होगा कि रोड पे चलते हुए एक एक्सीडेंट हो गया, दैट ऑल्सो इमरजेंसी केस, ओके, वो भी इमरजेंसी होता है, किसी को पता नहीं चलता लेकिन अचानक से एक्सीडेंट हो चुका होता है। किसी ने आके कोई भीड़ वाला कोई मेला हो रहा है या कुछ लोग कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, कोई आके बम फोड़ दिया, दैट ऑल्सो इमरजेंसी, ओके। तो इस तरह से जो ह्यूमन ने क्रिएट करते हैं तो उसको आप लोग मैन मेड इमरजेंसीज कह सकते हैं, और जो नेचुरली होता है जैसे कि अर्थक्वेक, आपको बता के तो नहीं आता है, नेचुरली होता है, कोई इंसान ने अर्थक्वेक नहीं कराते हैं, है ना। फिर लैंडस्लाइड, फिर ये जितने सारे यहाँ पे पॉइंट्स लिखा हुआ है ये सारे नेचुरली क्लाइमेट है, नेचुरल क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करके ये इमरजेंसीज क्रिएट होता है। While the disasters caused by man can be controlled, natural climates are beyond human control. जो इंसान के द्वारा बना हुआ डिजास्टर है वो इंसान कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन नेचुरली जो डिजास्टर होता है नेचुरली जो डिजास्टर होता है वो ह्यूमन कंट्रोल के बाहर है, ओके, यानी कि इंसान इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। They occur due to the unpredictable changes in nature and cause greater damage to human life and property. तो ये जो इमरजेंसी से ये कब होता है? एक तो किसी को पता नहीं चलता, अचानक से होता है, तो अचानक से होता है तो लोगों के पास प्रिपरेशन नहीं रहता है, और ये उस टाइम होने के बाद क्या होता है, बहुत सारे लोगों का लाइफ चला जाता है, उसमें बहुत सारे लोग या बहुत सारे एनिमल्स मर जाता है उस सिचुएशन में, और बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी बर्बाद होता है, ओके। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे द फर्स्ट टॉपिक, अर्थक्वेक। A sudden violent shaking and trembling of the earth's surface is known as an earthquake. तो सडनली अगर अर्थ में शेकिंग हो, ठीक है, उसको हम लोग अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। The core of the earth is very hot. अर्थ का जो कोर है, कोर समझते हैं हम लोग, जानते हैं कि अर्थ इस तरह की कुछ कोई एक राउंड शेप का है, तो उसका बीच में होता है उसका कोर, ओके। तो ये जो बीच वाला पोजीशन है ये बहुत ही हॉट होता है। It comprises molten hot rocks. तो इसमें क्या रहता है कुछ पिघला हुआ रॉक्स भी रहता है। The upper crust of the earth is thin and made up of tectonic plates. तो इसके ऊपर वाला जो लेयर है, ये जो एक सेंटर का हो गया जो कि काफी हीट रहता है, इसके ऊपर वाला जो लेयर होता है वो काफी पतला सा रॉक का होता है, ठीक है, और जिसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट्स के द्वारा वो बना हुआ है, दैट आर फिटेड क्लोजली टुगेदर। तो अलग अलग प्लेट जो है वो करीब करीब फिटेड है, ओके, एक दूसरे के बहुत करीब फिट किया हुआ है, मतलब इस तरह से बना हुआ है अर्थ क्रस्ट जो है। Sometimes a friction is caused when any two tectonic plates slide past each other and tremors are produced. Sorry. तो ये जो स्लाइड्स है जो कि एक दूसरे के बहुत करीब है, ये कभी अगर मूव कर जाता है तो क्या होता है कि ये टक्कर लग जाता है। जैसे कार वगैरह एक्सीडेंट होता है तो पूरा कार शेक होता है, तो उस तरह प्लेट्स जब मूव करता है तो वो क्या होता है कि उसमें टक्कर लगने की वजह से एक शेकिंग होता है, ओके। वी कैन फील दिस ट्रेमोर्स एज एन अर्थक्वेक। तो ये जो ट्रेमोर्स है इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से भी फील कर सकते हैं अर्थक्वेक के रूप से। लाइट ट्रेमोर्स आर हार्डली नोटिसेबल बट स्ट्रॉन्ग ट्रेमोर्स may cause buildings and bridges to collapse, roads to cave in and pipelines to burst. इतना मैं बताया था कि ये जो ट्रेमोर्स है ये अगर लाइट हो, यानी कि जो टक्कर जो लगता है ये अगर धीमे से लगे तो उसमें क्या होता है कि आपको काफी ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ अर्थक्वेक हो रहा है। लेकिन जब ये काफी तेजी से होता है उस टाइम बहुत ज्यादा शेकिंग होता है,
और आपको पता चलना तो ऑब्वियसली चल जाता है, उसके साथ साथ क्या होता है कि बिल्डिंग्स भी टूट सकता है, ब्रिज टूट सकता है, रोड जहाँ पे है वहाँ पर ड्रेन बन जा सकता है बड़ा। ओके, इसके अलावा जो पाइपलाइन है वो ब्लास्ट कर सकता है, मतलब फूट जा सकता है। ओके, द severity of an earthquake can be measured on the Richter scale। तो ये earthquake कितना तेजी से हो रहा है ये मेजर करने के लिए एक डिवाइस बनाया गया है जिसका नाम है Richter scale। An earthquake below 2 on Richter scale is considered minor, but an earthquake measuring 8 or more may destroy an entire city। तो ये जो रिक्टर स्केल जो है डिवाइस जिसमें अर्थक्वेक मेजर किया जाता है, उसमें अगर मेजरमेंट 2 या उससे कम आया तो उसको हम लोग माइनर अर्थक्वेक कह सकते हैं, यानी कि बहुत कम अर्थक्वेक हो रहा है। अर्थक्वेक हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है। लेकिन अगर 8 या 8 से ज़्यादा हो गया है तो वो इतना डेंजरस हो सकता है कि वो एक सिटी को पूरा बर्बाद कर सकता है। ओके, द अर्थक्वेक दैट स्ट्रक Bhuj on 26 January 2001 measured 7.6 on the Richter scale। तो एक अर्थक्वेक इस तरह की एक खतरनाक वाला अर्थक्वेक 26 जनवरी को भूज में आया था। ओके, एंड उसका मेजर कितना था 7.6 रिक्टर स्केल में। दो वी कैन नॉट स्टॉप एन अर्थक्वेक, वी कैन टेक मेजर्स टू मिनिमाइज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो अर्थक्वेक अगर हो जाता है, अर्थक्वेक को हम लोग रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अर्थक्वेक अगर होता है तो डैमेज ज़्यादा ना हो, ना ही ह्यूमन लाइफ या एनिमल्स लाइफ का डैमेज हो, यानी कि कोई एनिमल्स या ह्यूमन मर जाए या फिर कोई प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाए। इस पे हमें ध्यान रखना है कि ये कम हो। ओके, इसको कितना मिनिमाइज कर सकते हैं इस पे हमें फोकस करना है, क्योंकि इसको हम लोग रोक नहीं सकते। बेटर प्लानिंग एंड सुइटेबल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग द डैमेज। तो ये डैमेज से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो आपको अच्छा सा प्लानिंग बनाने हैं, और जो बिल्डिंग आप बनाएंगे उसको अच्छे से कंस्ट्रक्शन करना है, अच्छे प्लानिंग के साथ अच्छे से उसको कंस्ट्रक्शन करना है ताकि वो बिल्डिंग ना टूटे अर्थक्वेक में। तो इसलिए क्या करते हैं, अभी ऊपर में कोई घर का अगर ऊपर में 2 फ्लोर होता है तो नीचे भी ऑलमोस्ट 2 फ्लोर तक से स्टार्ट करते हैं घर बनाना। तो शेक होता है तो भी गिरता नहीं है। लेकिन अगर आप जमीन के बिल्कुल ऊपर बनाओगे और उस टाइम अगर तेज का अर्थक्वेक होगा तो क्या होगा? गिर जाएगा। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग शुड बी मेड। तो आज के डेट में अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनाया जाता है, जो अभी मैंने बताया इस तरह की बिल्डिंग्स बनाया जाता है, काफ़ी प्लानिंग के साथ बनाया जाता है, ठीक है, ताकि अर्थक्वेक हो भी तो वो बिल्डिंग ना टूटे। In case of an earthquake, it is better to move out of the house, reach an open place and stay away from electric poles, wires and trees। तो earthquake अगर आता है कभी आपके आसपास में तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? आप अगर घर के अंदर हो तो वहाँ से निकल के आपको कहीं ओपन एरिया में चले जाने हैं। ओके, बिल्डिंग के अंदर नहीं रहना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है earthquake में बिल्डिंग वगैरह अगर कमजोर रहता है तो वो टूट जाता है। तो बाहर जाओगे तो भी आपको ध्यान में रखना है कोई इलेक्ट्रिसिटी पोल वगैरह हो उसके पास में नहीं रहना है, क्योंकि कोई पेड़ अगर गिरे उस पर तार वगैरह टूट के नीचे गिर सकता है, उससे शॉक लग सकता है, ठीक है। फिर पोल गिर सकता है, बड़े कोई चीज़ आपके पास में ना हो, बड़ा ट्रीज वगैरह ना हो, क्योंकि वो भी टूट के गिर सकता है, तो इससे आपको बचने हैं। इफ यू आर इनसाइड अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देन स्टैंड इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम। अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आपको, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मींस बहुत सारे फ्लोर्स होता है, टाउन में बेसिकली होता है ये, बहुत सारे फ्लोर्स होता है एक ही बिल्डिंग में। तो उस तरह की बिल्डिंग के आप अगर बिल्कुल टॉप में हो तो वहाँ से उतरने में काफ़ी देर लग जाएगा, उस बीच में कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम आपको क्या करना है कि रूम के एक कॉर्नर में जाके बिल्कुल आपको खड़े हो जाने हैं, ठीक है। तो ये था अर्थक्वेक। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग अर्थक्वेक यू कैन आस्क। ओके, नेक्स्ट आता है वॉल्केनोस। सॉरी,
A volcano is an opening in the earth's crust through which hot molten rock, ash and gases come out with force through an opening called crater. तो वोल्केनो एक अर्थ क्रस्ट के ऊपर का एक ओपनिंग होता है, ठीक है, जहां से अंदर का जो हॉट मोल्टन रॉक है, पहले ही बताया था इस बीच में क्या है, हॉट मोल्टन रॉक है, पिघला हुआ रॉक्स वगैरह होता है, तो ये सारे रॉक्स बाहर आ जाता है अर्थ क्रस्ट के, ठीक है। तो एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसके थ्रू वो बाहर आता है, एक होल होता है, और उस ओपनिंग का नाम है क्रेटर, ओके, CRATER, क्रेटर। तो ये क्रेटर से वो बाहर आता है। दिस हॉट मोल्टन मैटर इज कॉल्ड लावा। ये जो मैटर बाहर आता है अर्थ क्रस्ट के अंदर से, जो चीज बाहर आता है उसको लावा के नाम से जाना जाता है, ओके। इट इज सो हॉट दैट इट बर्न्स एवरीथिंग दैट कम्स इन इट्स वे एंड कॉजेस ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो ये जो लावा होता है ये इतना हॉट होता है, इतना गर्म होता है कि इसके रास्ते में अगर कोई आ गए तो उसको जला के राख कर देता है, ठीक है। तो इसके कारण भी बहुत सारे लाइफ और प्रॉपर्टी का डैमेज होता है। Those living in areas where there are active volcanoes should always be prepared for a volcanic eruption. तो अगर इस तरह की कोई एरिया में कोई रह रहे हैं जहाँ पे एक्टिव वोल्केनोज है, एक्टिव मीन्स जिस वोल्केनो से अभी भी थोड़ा थोड़ा लावा निकलता होगा, इस तरह के वोल्केनो को एक्टिव कहा जाता है, और उससे कभी भी लावा निकल सकता है, कभी भी ज़्यादा अमाउंट का निकल सकता है। और कुछ वोल्केनोस क्या है कि उसमें से जितना लावा निकलना था लावा वो सारा निकल के और वो ठंड हो चुका है, ऐसा अगर जगह है तो उसको हम लोग एक्टिव वोल्केनोस नहीं कहेंगे। लेकिन जो अभी भी गर्म है, जो वोल्केनो जिसमें से अभी भी लगता है कि हाँ निकल सकता है, तो उस तरह की एरिया पे अगर कोई रहते हैं तो उनको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये वोल्केनो का इरप्शन कभी भी हो सकता है, उसमें से लावा कभी भी निकल सकता है, वो लावा निकल के आपके घर तक भी आ सकता है। अगर आ गया तो पूरा लाइफ प्रॉपर्टीज को बर्बाद कर सकता है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होता है। दे शुड मेक सच अरेंजमेंट एज कीपिंग अ फ्यू डेज सप्लाई ऑफ कैंड फूड एंड बॉटल्ड वाटर रेडी। तो उस एरिया में रहने वाले लोगों को हमेशा कुछ फूड को, खाने का चीज को इस तरह से रेडी करके रखना है और पानी का बॉटल रेडी रखना है, ताकि अगर इस तरह कोई सिचुएशन आए तो वो घर से तो भाग जाएंगे, लेकिन बिना खाए बिना पिए भूखा मर जाएंगे। तो इसलिए अपना खाना और पानी हमेशा रेडी रखना चाहिए, अगर कभी भी इस तरह की सिचुएशन आए तो वो खाना और पानी लेके भागे। ऑब्वियसली फर्स्ट एड वगैरह भी साथ में रखना चाहिए। Whenever there is an announcement of a volcanic eruption, all doors, windows and vents around the house should be closed. They should not be opened and one should not go out till the area is declared safe. तो इस तरह के वोल्केनिक इरप्शन अभी अगर होता है आज के डेट में तो सारे न्यूज चैनल में आ जाता है कि इस जगह का वोल्केनिक इरप्शन हो चुका है। तो उस टाइम अगर आपके आसपास में कोई है जगह ऐसा जिसमें वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, घर के अंदर अगर आप है सारे वेंटिलेटर, रूम का डोर, विंडो सारी चीज़ बंद करके रखना है, घर से कोई बाहर नहीं जाना चाहिए, ओके। जब तक कि बाहर से मतलब बाहर सेफ है ऐसा डिक्लेयर ना कर दे गवर्नमेंट या कोई न्यूज चैनल, तो तब तक आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये था वोल्केनो। नेक्स्ट आता है सुनामी। सुनामी देखो टी से स्टार्ट होता है, टी को अगर हटा देते हैं तो सुनामी हम लोग पढ़ सकते हैं, बट इसमें टी स्पेलिंग लिखने वक्त आपको लिखना है, लेकिन जब प्रोनाउंस करेंगे टी साइलेंट रहेगा, ओके। A tsunami is a series of huge waves caused by the occurrence of an earthquake or a volcanic eruption under the sea. तो एक सुनामी जो है एक सीरीज वेव्स होता है, वेव्स मतलब पानी का वेव्स, आप समझ सकते हैं कि पानी जो आता है एक साइड में, मतलब ऊपर में जो पानी आ जाता है वो वेव कहते हैं हम लोग, पानी का इस तरह से चलता है पानी को, उसको वेव कहते हैं। तो समंदर का पानी इस तरह के अगर ह्यूज वेव्स कंटिन्यूसली सीरीज में करते रहता है
तो उसको हम लोग सुनामी कहते हैं। तो ये सीरीज ऑफ वेव्स कब होता है? ये होता है जब उस समुद्र के नीचे अर्थक्वेक हो या समुद्र के नीचे से वोल्केनिक इरप्शन हो, तो उस टाइम सुनामी आता है। ओके, these waves can be travel at a speed of 600 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो वाटर का ट्रैवल जो करता है वाटर उस टाइम वेव्स में, ठीक है, वो 600 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भी कर सकता है। एंड राइज अप टू अ ग्रेटर हाइट व्हेन दे हिट द शोर एंड देयरबाय कॉज्ड डिवास्टेशन। तो ये एक तो 600 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से आ रहा है शोर की तरफ, और उसके साथ साथ ये काफ़ी ऊपर से आता है। तो ऊपर से आके जब गिरता है तो उस टाइम काफ़ी डैमेज करता है। वी कैन नॉट स्टॉप अ सुनामी बट वी कैन मिनिमाइज द डैमेज कॉज्ड बाय इट बाय आइडेंटिफाइंग द वार्निंग साइंस। फॉर एग्जांपल, just before a tsunami strikes, the sea often recedes remarkably from the shore. This should be taken as a warning and the coast should be deserted. Okay? तो ये जो सुनामी है इसको भी हम लोग नहीं रोक सकते, लेकिन हम लोग चाहे तो इसका जो डैमेज है, ह्यूज डैमेज जो होता है, उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। किस तरह से? हमें पहले से ही सुनामी होने का एक साइन मिल जाता है। कैसे मिलता है? क्या साइन हो? वो साइन ये होता है कि सुनामी जब भी आना होता है तो वो जो वाटर का वेव्स है, जो पानी है समुद्र का, वो पहले काफ़ी बैक में चला जाता है। ओके, पीछे की तरफ चला जाता है और समुद्र को आपको देख के डिजर्ट जैसा फील होगा। ठीक है, सिर्फ बालू और बालू दिखेगा आपको, पानी नहीं दिखेगा, वो काफ़ी पीछे चला जाएगा। तो आपको समझ जाना है कि वो पीछे गया तो आगे की तरफ तेजी से आने के लिए तो आपको वहाँ से भाग जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ दूसरा एनिमल्स वगैरह वहाँ पे अगर रहता है तो वो देखोगे पहले भागना स्टार्ट कर देता है ऊपर की तरफ, तो वो देख के भी आप समझ सकते हैं। On 26 December 2004, a tsunami caused by an earthquake in the Indian Ocean killed thousands of people across India, Indonesia, Sri Lanka, Malaysia, Thailand and some countries in East Africa. तो 26 दिसंबर 2004 में एक सुनामी आया था। ओके, जो कि अर्थक्वेक की वजह से हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंडियन ओशियन में। इंडियन ओशियन में हुआ था 2004 में 26 दिसंबर को एक सुनामी, जो कि अर्थक्वेक की वजह से हुआ था। और इसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल मर चुके थे, हजारों इंसान का मौत हुआ था। ओके, तो कहाँ के थे वो इंसान? इंडिया के थे, कुछ इंडोनेशिया के थे, श्रीलंका के, मलेशिया, थाईलैंड एंड सम कंट्रीज इन ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका का भी कुछ कंट्रीज उसमें शामिल थे। तो इतना सारा कंट्रीज में ये मतलब पहुंचा ये वेव्स और थाउजेंड्स ऑफ पीपल मर चुके थे। तो ये था सुनामी। आई होप कि आप लोग इसको भी अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आता है लैंडस्लाइड, जो कि सुजीत के पेरेंट्स के साथ हुआ था। लैंडस्लाइड। ओके, अब लैंडस्लाइड क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। A landslide is caused when a large amount of soil, rock, mud, etc. move down a steep slope. तो लैंडस्लाइड जो है किसको कहते हैं? लैंडस्लाइड जबकि सॉइल, रॉक और मड यानी कीचड़ ये जब ऊपर से स्लाइड होते हुए नीचे की तरफ जाता है उसको हम लोग लैंडस्लाइड कहते हैं। इट ऑकर्स इन हिली एरियाज मोस्टली ड्यूरिंग द मानसून। तो ये लैंडस्लाइड जो होता है ये बेसिकली हिली एरिया में होता है और खास करके मानसून सीजन में होता है। ओके, उस टाइम बारिश होता है, सारी चीज़ें गीला गीला टाइप का हो जाता है और वो स्लाइड कर जाता है। When rainwater seeps into rocks, cracks are formed on them which weaken them. तो बारिश के मौसम में क्या होता है कि जो रेन वाटर होता है वो रॉक्स के अंदर अगर कहीं पे थोड़ा बहुत गैप मिल जाता है तो वहाँ से अंदर घुसना स्टार्ट कर देता है। ओके, अब अंदर घुसना जब स्टार्ट कर देता है तो वो एरिया को कमज़ोर कर देता है और वहाँ से टूट के वो गिर जाता है।
Sometimes heavy rains caused loose soil and rocks to be washed downhill and along with them they sweep away everything that is in their way. तो कभी कभार अगर बहुत तेज बारिश होता है तो उस टाइम वो बारिश का जो फोर्स है, पानी गिरने का जो फोर्स है पहाड़ के ऊपर से नीचे की तरफ, ऑब्वियसली पानी गिरेगा तो गिरते वक्त क्या करता है, पत्थर या मिट्टी जो भी होता है वहाँ पे वो तोड़ के नीचे की तरफ ले आता है। अब नीचे आते वक्त उसका फोर्स इतना हो जाता है कि वो सामने जो भी कुछ आए, कोई कार आ गया, कोई कुछ आ गया, तो वो सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ के वो नीचे की तरफ बहते हुए चला जाता है। Human activities like deforestation on the hills also lead to landslides. तो इंसान भी इसके पीछे जिम्मेदार है, लैंडस्लाइड्स के पीछे। किस तरह से? इंसान क्या करते हैं, हमेशा पेड़ पौधे को काटते रहते हैं। तो अगर हिली एरिया में पेड़ पौधे को काट देते हैं तो वहाँ का सॉइल लूज हो जाता है और उसके कारण भी लैंडस्लाइड होता है। ड्यू टू द मैसिव cutting down of trees, soil becomes loose and gets easily washed away in rain, as there are no roots to hold the soil. वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि जब बहुत सारा ट्रीज एक साथ काट दिया जाता है तो ट्रीज काटने के बाद ट्रीज क्या करता है, रूट से सॉइल को पकड़ के रखता है, लेकिन ट्रीज को अगर काट दोगे तो सॉइल क्या होगा, लूज हो जाएगा। उस टाइम पकड़ने के लिए रूट्स नहीं रहेगा, तो सॉइल अगर लूज हो जाता है तो बहुत आसानी से वो धो के निकल सकता है बारिश के पानी से। टू अवॉइड लैंडस्लाइड मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड। तो लैंडस्लाइड से अगर आपको बचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधा आपको लगाना पड़ेगा। ओके, सो ये था लैंडस्लाइड। नेक्स्ट आता है फ्लड्स। फ्लड्स के बारे में आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बार फ्लड्स हो चुका है। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर बट हेवी रेनफॉल कॉजेज रिवर्स टू ओवरफ्लो रिजल्टिंग इन फ्लड्स। तो हमारा वाटर का मेन सोर्स क्या है, जो वाटर हम लोग यूज करते हैं रेगुलर डेली लाइफ में, उसका मेन सोर्स क्या है, रेन वाटर। लेकिन वही रेन अगर ज़्यादा हो जाए कभी तो जो रिवर से उसका वाटर क्या होता है, ओवरफ्लो होता है। ठीक है, रिवर के बाहर आ जाता है, रोड पे आ जाता है, घर तक पहुंच जाता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्लड्स। When rivers overflow their banks and flow into nearby areas, they damage crops, houses and other property. तो जब रिवर्स ओवरफ्लो होने लगता है तो रिवर का जो बैंक होता है यानी कि दोनों साइड होता है रिवर का, वहाँ से पानी वहाँ पे तो आता ही है। इनफैक्ट वहाँ से क्या होता है कि नियर बाई जो एरियाज है, आसपास का जो जगह है, वहाँ पे भी वो पानी पहुँच चुका होता है और इसके कारण बहुत सारे क्रॉप्स डैमेज हो जाता है और हाउस प्रॉपर्टीज भी डैमेज होता है। अदर कॉजेज ऑफ फ्लड्स आर द रैपिड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, डैम फेलियर्स, लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट एटसेट्रा। तो फ्लड्स का मेन कारण तो बताया गया कि एक्सेस रेन होता है तो फ्लड्स होता है। इसके अलावा दूसरा भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि जो ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर से आपको पता होगा जो आइस जमा हुआ है पोल में, अर्थ का जो दो पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसमें क्या है, बहुत सारा बर्फ जमा हुआ है। अब इसके पीछे भी ट्रीज को काटना मेन रीजन है। अब ट्रीज को हम लोग काट देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाता है अर्थ पे। अब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जब बढ़ जाता है तो अर्थ गर्म होने लगता है। अब इस गर्मी के कारण क्या होता है कि वो जो ग्लेशियर से जो बर्फ जमा हुआ है वो पिघलने लगता है और वो पिघलता है तो वहाँ से ज़्यादा पानी रिवर से बहते हुए आ जाता है इधर, तो उस टाइम भी फ्लड हो सकता है। इसके अलावा कोई डैम अगर कहीं पे बना हुआ है, वो डैम अगर टूट जाता है तो उससे भी ये फ्लड्स हो सकता है। लैंडस्लाइड्स जो होता है हिली एरिया में, अभी जस्ट उसके पहले पढ़े, तो लैंडस्लाइड्स की वजह से भी आपका फ्लड्स हो सकता है। और इसके अलावा क्लाउड बर्स्ट्स, इसके कारण डैम्स आर मोस्टली बिल्ट ऑन द रिवर्स दैट आर prone to floods. They are built to control the water level in them, but the collapse of a dam may cause floods in the adjoining areas.
तो डैम बेसिकली बनाया जाता है रिवर में वाटर को होल्ड करके रखने के लिए और वाटर लेवल उसमें मेंटेन करने के लिए, ठीक है, रिवर में, ताकि पानी एक साथ ज़्यादा ना चले जाए, नीचे की तरफ ज़्यादा बहते हुए चला जाएगा पानी तो नीचे फ्लड्स आ सकता है, तो उसको रोकने के लिए तो इधर डैम बनाया जाता है ऊपर की तरफ सॉरी। तो वो डैम क्या करता है कि कभी ओवरफ्लो होकर आसपास के एरिया जो है डैम के आगे वो एरिया में फ्लड्स हो सकता है, या फिर वो डैम टूट जाए अगर तो अचानक से सारे पानी निकलेगा बाहर और उस एरिया में भी हो सकता है फ्लड्स। फ्लड्स कैन बी प्रिवेंटेड इफ वी प्लांट मोर ट्रीज एंड चेक वाटर लेवल। तो फ्लड्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करें, लगाएं और वाटर लेवल को चेक करें तो ओके। तो ये था फ्लड्स। नेक्स्ट आता है ड्रॉट्स। ड्रॉट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ अ फ्लड। ड्रॉट जो है फ्लड का जस्ट ऑपोजिट है। फ्लड का मतलब पता है आपको कि पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपके घर तक पानी आ जाता है, आप उसको फ्लड्स कहते हो। लेकिन ड्रॉट्स जो है उसके ऑपोजिट, यानी कि पानी आपको अगर ना मिले तो आप उसको कहोगे ड्रॉट्स। ड्रॉट्स occur when there is no or little rain for a long time। ड्रॉट्स कब होता है? जब कई जगह पे अगर बारिश बिल्कुल ना हो या फिर थोड़ा अमाउंट का बारिश हो, पूरा साल भर में 8 दिन 10 दिन अगर बारिश होता है तो उस एरिया में ड्रॉट्स होता है। ड्रॉट्स आर कॉमन इन द रीजन्स नियर डिजर्ट्स। तो डिजर्ट एरिया या उसके आसपास में जो एरिया है वो जगह पे ये कॉमन चीज़ है ड्रॉट्स। Due to scarcity of food and water, humans, cattle and other animals suffer from hunger and die in large numbers। तो अगर पानी ना हो तो कोई खेती भी नहीं हो सकता, तो पानी ना होने के कारण ना पानी पी सकते हैं और ना ही खेती करके खाने का कुछ बना सकते हैं। तो इसलिए ना खाने का कुछ रहता है ना पीने का कुछ रहता है। तो ड्रॉट्स अगर कभी कहीं पर होता है तो उसमें भी बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं। ओके। प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर इरिगेशन इन द एरिया where rainfall is less than normal can help in preventing drought like situations। तो जिस एरिया में ये ड्रॉट्स होता है, जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, वहाँ पे अगर प्रॉपर तरीके से इरिगेशन किया जाए, तो इरिगेशन मीन्स पानी देना खेत में, जैसे हम लोग आर्टिफिशियली पानी देते हैं, मतलब जब बारिश ना हो उस टाइम कोई फसल उगाना होता है तो उसको पानी के लिए हम लोग बाहर से पानी देते हैं सैलो वगैरह लगा के, तो उसको हम लोग इरिगेशन कहते हैं। तो जिस एरिया में इस तरह की सिचुएशन हो वहाँ पे अगर इरिगेशन सिस्टम हम लोग अच्छा कर ले तो हम लोग फसल उगा सकते हैं। तो ये ड्रॉट लाइक सिचुएशन जो है इससे हम लोग बच सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, साइक्लोन एंड टोर्नेडोज। A cyclone is marked by strong winds along with heavy rain। तो एक साइक्लोन किस तरह से फॉर्म होता है? जब बहुत तेज का हवा हो बारिश के साथ तो साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। It usually starts in the sea and the winds move in a circle in a low pressure area। तो ये बेसिकली कहाँ पे होता है? समुद्र से इसका शुरुआत होता है। ओके। और वो गोल गोल घूमते हुए जहाँ पे लो प्रेशर हो वहाँ पे एयर जाता है। The strong winds cause high waves in the sea that lead to floods in adjoining areas। तो ये जो तेजी का हवा जो जाता है बहता है उस हवा के कारण क्या होता है कि हाई वेव्स आ जाता है। जैसे हम लोग सुनामी में देखे थे हाई वेव्स आता है ना, तो उस तरह के हाई वेव्स आता है और आसपास का जो एरिया है वहाँ पे फ्लड्स हो जाता है। A tornado appears as a funnel-shaped column of winds whirling at a very high speed and destroying everything in its way। तो एक टोर्नाडो जो होता है एक फनल शेप का होता है। फनल आप लोग देखे होंगे, फनल इस तरह की फनल होता है, तो ये फनल का शेप में होता है। ओके, एक टोर्नाडो आप बुक्स में इसका फोटो देख सकते हो। तो एक फनल शेप में टोर्नाडो होता है और ये इतना स्ट्रांग होता है कि इसके रास्ते में जो भी आता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। A tornado can uproot trees, knock down houses, turn
vehicles over and hurled big boulders hundreds of meters across. तो एक टोर्नाडो इतना पावरफुल होता है कि वो एक बड़ा ट्री को भी उखाड़ के फेंक सकता है, ठीक है। उसका जो रूट्स वगैरह है उसको बिल्कुल जमीन से निकाल के फेंक सकता है, इतना ताकत होता है इसमें। बिल्डिंग्स तोड़ सकता है, कार वगैरह उड़ा के दूसरे कहीं पे गिरा सकता है, ओके। इतना पावरफुल होता है टोर्नाडो। इन साइक्लोन प्रोन एरियाज people should keep an eye on weather bulletins in case a cyclone strikes an uncultivated basement of the house or the center hallway on the lowest floor should be chosen as a place to gather in. तो एक साइक्लोन जहाँ पे होता है, बेसिकली जिस एरिया में ज़्यादा साइक्लोन होता है उस एरिया के लोगों को क्या करना चाहिए, हमेशा न्यूज़ अपडेट, मतलब वेदर का जो अपडेट है वो लेना चाहिए। और अगर आपके घर में ऐसा सिचुएशन हो रहा है तो आपका घर अगर कुछ फ्लोर्स का होता है तो सबसे नीचे वाला फ्लोर्स जो है वो काफ़ी सेफ रहता है इसके लिए, तो वहाँ पे जाके आपको रहना चाहिए, ओके। तो ये था साइक्लोन्स एंड टोर्नाडोज। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। ये जितना इमरजेंसीज है इसके बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। इस इमरजेंसी अगर आता है तो क्या करना चाहिए वो भी आप लोग समझ चुके होंगे। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इससे हम लोग किस तरह से बच सकते हैं, गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में क्या करते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी बाय व्हाट्सएप, okay, through WhatsApp. So for now, bye all of you, have a good day.